नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? विशेष ये है कि पेट्रोल डीजल की कंपनियां अब मांग कर रही हैं कि दाम बढ़ाए जाएं। पिछले साल 5 राज्यों के चुनाव हुए तो पेट्रोल और डीजल के दाम 137 दिनों तक नहीं बढ़े थे, लेकिन अभी ना तो चुनाव है और ना अगले कुछ महीनों तक इसके आसार दिखते हैं। तो फिर क्यों बीते 36 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? इसका जवाब है महंगाई, जिसकी आंच अब आम आदमी के साथ साथ सरकार भी महसूस करने लगी है। लेकिन महंगाई रोकने का एक तरीका कि पेट्रोल डीजल के दाम थाम लिए जाएं सही है या नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो तेल मार्केटिंग कंपनियां दाम बढ़ाएंगी, क्योंकि तेल कंपनियां रोज़ाना करोड़ों का नुकसान झेल रही हैं जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। दूसरी ओर जब पेट्रोल डीजल सरकार के नियंत्रण में है ही नहीं तो तेल कंपनियां दाम बढ़ाने के लिए सरकार का मुंह क्यों ताक रही हैं? ऐसे में इस तेल के खेल का क्या मतलब निकाला जाए, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि देश में गर्मी ने आम आदमी के पसीने ज्यादा छुड़ाए हैं या बढ़ती महंगाई के पारे ने। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो 8 साल की सबसे ज्यादा महंगाई को दर्शाते हैं। ये हाल तब है जब बीते 36 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मीटर ठंडा पड़ा है, लेकिन जिस दिन ये मीटर दोबारा चल पड़ेगा उस दिन महंगाई आसमान को फाड़ते हुए निकल जाएगी। शायद सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए ही तेल मार्केटिंग कंपनियों की टोटी मरोड़ रखी है, जिससे तेल मार्केटिंग कंपनियों का बही खाता गड़बड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया है और तुरंत मामले में दखल देने को कहा है। 36 दिनों से दाम नहीं बदले हैं, जिससे तेल मार्केटिंग कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए का घाटा हो रहा है, जबकि डीजल पर यह घाटा 25 रुपए प्रति लीटर है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने केंद्र सरकार के अनौपचारिक निर्देशों के चलते कीमतें थाम रखी हैं, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय भी तेल मार्केटिंग कंपनियों का दर्द समझता है और ये चाहता है कि तेल कीमतों की समीक्षा रोजाना होनी चाहिए। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ये भी चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले। केंद्र सरकार को एक्साइज और राज्यों को वैट में कटौती करनी चाहिए, क्योंकि कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखना तेल मार्केटिंग कंपनियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मामले में तुरंत दखल देने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क भी किया है, यानी सरकार का इनकी कीमतों को रेगुलेट करने से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये महीनों कैसे स्थिर रह सकती हैं? सरकार से भी जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो साफ कहती हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमतों पर निर्भर हैं। तो फिर पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 137 दिनों तक कैसे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे और अब 36 दिनों से कीमतें क्यों नहीं बदली? क्योंकि आइए मान लिया जाए कि डीरेगुलेशन सिर्फ नाम का है, पर्दे के पीछे पेट्रोल डीजल को रेगुलेट करने का बटन अभी भी सरकार के ही पास है। प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जुड़ गए हैं, जो कि ऑयल एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र सर, ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आती, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं और हम सरकार से कहते हैं कि आप दाम घटाइए, तो ये बात कही जाती है कि ये तो डीरेगुलेटेड है सेक्टर, इसमें तो हमारा कुछ कहना ही नहीं है, तो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं, तेल है बाहर का, रशिया यूक्रेन है। तो फिर अब ओएमसी जाके सरकार से ये क्यों मांग कर रही है? मतलब कहीं ना कहीं बैकएंड में तो कोई ना कोई तार जुड़े हुए हैं ना दोनों के बीच में। नरेंद्र सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नरेंद्र सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जब तक हम नरेंद्र तनेजा से फिर से संपर्क करते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यही उठता है कि जब भी कभी दाम बढ़ते हैं और हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार का एक ही जवाब होता है। सरकार का जवाब होता है कि ये तो डीरेगुलेटेड सेक्टर है। डीरेगुलेटेड का मतलब ये है कि हमारा इनके दामों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या लेना देना है? हमारा केवल एक ही चीज़ से लेना देना है कि हम इनको बता नहीं सकते, हम एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं, हम वैट कम कर सकते हैं। सरकार का कहना है हमने एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी थी, लेकिन वैट जो है वो अभी तक कम नहीं हुआ था, और काफ़ी स्टेट्स को हमने वैट कम करने को बोला। जो बीजेपी शासित देश थे उनने वैट कम कर दिया, लेकिन जो बाकी हैं उन्होंने अभी तक वैट कम नहीं किया है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि ओएमसीज जो हैं वो सरकार के द्वार पर जा रही हैं और कह रही हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हमारे दाम बढ़ाइए,
तो फिर सवाल कई उठ जाते हैं, और सवाल यही उठता है कि क्या पीछे से कुछ तरीके के तार मिले हुए हैं, क्योंकि बाहर से तो हमें ऐसा लगता है कि डिरेगुलेटेड है सेक्टर, और सारा जो इल्ज़ाम जाता है वो रशिया यूक्रेन पे जाता है, जो सारा इल्ज़ाम जाता है वो तेल की कीमतों पे जाता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जाता है। अच्छा, दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको ये कहती हैं कि आगे आने वाले समय में कि हमारा 5-10 रुपये पेट्रोल पे नुकसान हो रहा है, 15 रुपये डीजल पे नुकसान हो रहा है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का इस समय ये कहना है कि उनका करीब 25 रुपये पर लीटर पे नुकसान हो रहा है, और वो हर रोज़ काफ़ी सारा नुकसान झेल रहे हैं। तो इसमें दूसरा सवाल कहाँ खड़ा होता है? दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ इस तरीके का नुकसान झेल रही हैं तो कभी ना कभी तो दाम बढ़ने ही हैं। तो 36 दिन से दाम नहीं बढ़े हैं, क्या आगे और बढ़त होगी? और इसका इलाज क्या है? क्योंकि आगे काफ़ी समय से ये बात चलती आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस कदर से बढ़ रहे हैं, जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है, क्या उनको डीरेगुलेटेड छोड़ देना चाहिए, या फिर जो झटकों में एक एक करके आपको दाम बढ़ते हुए दिखते हैं वो बढ़ाने चाहिए? क्योंकि आपने 5 राज्यों के चुनाव से पहले देखा था दाम नहीं बढ़े थे, और क्रूड के दाम जो थे वो आसमान पर पहुंच गए थे। उस दौरान जब दाम क्रूड के आसमान पर पहुंच गए थे उस समय दाम नहीं बढ़े, और उसके कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि दाम लगातार बढ़े, और हर रोज़ हमने भी अक्सर ये बात करी कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और इसका असर आपको हर जगह दिख रहा है। इसका असर आपको महंगाई पर दिख रहा है। अब कल ही महंगाई की दर आई थी, वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर थी। अब इसका असर क्या होता है? इस महंगाई का सबसे बड़ा जो असर आपको होगा, जो 7.79% आई है, 7.4% की जगह, उसमें आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ाएगी। तो देखिए, जब आप तेल की बात करते हैं तो तेल का खेल केवल आपकी गाड़ी पे इम्पैक्ट नहीं डालता है कि अगर हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, हम ईवी भी चलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नुकसान और उसका जो खामियाजा है वो आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि तेल जो है, तेल से बढ़ती है महंगाई, महंगाई से आरबीआई एक्शन में आता है। जब आरबीआई एक्शन में आता है तो वो रेपो रेट बढ़ाता है, वो लिक्विडिटी कम करता है, और जो पूरी की पूरी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि क्या नरेंद्र तरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सर, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हमारी आवाज़ आ रही है? नरेंद्र सर, एक जो सवाल है वो ये है कि अगर ये पूरा मार्केट डीरेगुलेटेड है तो ओएमसीज को ज़रूरत क्यों है जाने की सरकार के पास और सरकार से एक इजाज़त लेने की? क्योंकि जो डीरेगुलेटेड मार्केट है, तो ये थोड़ा सा समझ नहीं है कि पीछे से तार अभी भी जुड़े हुए हैं। नहीं, जाहिर है अब पेट्रोल डीजल दोनों डी कंट्रोल्ड कमोडिटीज हैं। 2010 में आपको पता है पेट्रोल डी कंट्रोल्ड हुआ, और 2014 में डीजल डी कंट्रोल हुआ। डी कंट्रोल का मतलब ये है कि वो सब बाजार के हवाले है, तो फिर सरकार का तो उसमें कोई भूमिका होती नहीं है। तो ये ओएमसी जो तीनों कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी आप शामिल कर लें, तो मुझे तो समझ में नहीं आता, जब डी कंट्रोल कमोडिटीज है तो सरकार बीच में कहां से आ गई? वो कैबिनेट का डिसीजन था कि जुलाई 2010 में कैबिनेट का फैसला था कि पेट्रोल को डी कंट्रोल करो और डीजल को डी कंट्रोल करो। डीजल 2014 में हुआ, पेट्रोल तुरंत हो गया था जुलाई 2010 में। जब ये कैबिनेट का फैसला भारत सरकार के, तो फिर उसके बाद इन कंपनीज को इधर उधर देखना नहीं चाहिए कायदे में, इनको जरूरत नहीं, और कानूनी रूप से तो उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें सुनाई में आती हैं, कभी चुनाव के टाइम में, और आजकल भी सुनाई में आ रही हैं, इंटरव्यू भी वो दे रहे हैं कि हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये तो फिर गलत है। अब डी कंट्रोल कमोडिटी है, उपभोक्ता तो यही मानता है, इसीलिए कीमतें बढ़ी हुई हैं। आपने सब्सिडी सारी खत्म कर दी, आपने सब्सिडी खत्म करी इसीलिए कि भैया बाजार के हवाले है, कीमत ऊपर जाएगी उपभोक्ता ज्यादा देगा, कीमत नीचे जाएगी उपभोक्ता कम देगा, उसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है इसमें पारदर्शिता और ईमानदारी आवश्यक है। जब भी किसी कमोडिटी को आप डी कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि आपने बाजार के हवाले कर दिया, अगर आपने उपभोक्ता का विश्वास जीतना है तो आवश्यकता है कि 100% पारदर्शिता और 100% ईमानदारी आपको लानी पड़ेगी, वरना आपके फैसले जो हैं उन पर आम उपभोक्ता प्रश्न चिन्ह लगाएगा, मीडिया भी लगाएगा, जो लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर डी कंट्रोल किया है तो उसको डी कंट्रोल करिए 100%, और अगर नहीं करना है तो फिर वो पुरानी वाली रिजीम, हम जुलाई 2010 से पहले की जो रिजीम थी जिसमें सब्सिडी भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म भी होता था, तो या तो हम युग की बात कर रहे हैं जो 12 साल पहले खत्म हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसमें पारदर्शिता और ईमानदार लानी चाहिए। इन कंपनीज को फैसले स्वयं करने चाहिए, और ये फैसले ये देख के होने चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या है और उपभोक्ता की क्या एक्सपेक्टेशन है
क्योंकि अंततः जो है जिनको डील करना है उपभोक्ता से वो इन कंपनियों को करना है, चाहे आप इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो। तो ये संवाद तो कंपनियों और उपभोक्ता के बीच में होना चाहिए। तो इसमें बीच में कोई सरकार कहां से आ जाती है या किसी का नियंत्रण कहां से आ जाता है? तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब जो है मुझे लगता है इन कंपनियों को उपभोक्ताओं को देना चाहिए, देश की जनता को देना चाहिए। डी कंट्रोल्ड है तो डी कंट्रोल्ड है, सरकार बाहर हो गई, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, वो सब बाहर हो जाते हैं। बाजार के हवाले है तो बाजार के हवाले, तो बाजार का सम्मान करिए, उपभोक्ता का सम्मान करिए। अच्छा, एक और बात जो आ जाती है नरेंद्र सर, जो आपने बड़ी सही बात कही, क्या होता है कि देखिए जो उपभोक्ता है वो तो ये देख रहा है कि अच्छा देखिए चुनाव से पहले नहीं बढ़े थे, अब बढ़ गए, अभी कुछ दिन पहले बढ़े, अब महंगाई हुई है तो 36 दाम नहीं बढ़े। इससे क्या और थोड़ा सा चाहे कुछ दिन के लिए राहत मिलती है, लेकिन एक बार उपभोक्ता के मन में भी एक शक आता है कि देखिए यहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पीछे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक समय तक रोके रहती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी और फिर झटके में एक साथ खोलती हैं, जब 9-9 दिन 10-10 दिन 11-11 दिन आप देखते हैं कि हर रोज वो तिनका तिनका करके बूंद बूंद करके दाम बढ़ते हैं, उससे थोड़ी सी और जो ट्रस्ट है उपभोक्ता का वो कम होता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ट्रस्ट डेफिसिट आज की तारीख में है। देखिए हमको ये समझना होगा भारत के अंदर कि भारत की अर्थव्यवस्था तेल की अर्थव्यवस्था है। पेट्रोल और डीजल बहुत अहम कमोडिटीज हैं, एक आम आदमी के लिए, मध्य वर्ग के लिए और उद्योगपति और बिजनेस के लिए तो है ही है। तो ऐसे में, और जब ऐसे में ये बहुत, और आने वाले लंबे समय तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2040, 2024, 2025 तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ये सरकार की के लिए अच्छा होगा कि सरकार खुल करके पारदर्शी तरीके से जनता को और उपभोक्ता को कहे कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने डी कंट्रोल कर दिया, इसको डी पॉलिटिसाइज करिए। सरकार को हट जाना चाहिए, सरकार के हित में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, केंद्र में या प्रदेशों में राज्य सरकार, सरकारें किसी भी राजनीतिक दल हो, केंद्र में भी, राज्यों को उनसे इससे हट जाना चाहिए। ये सीधा सीधा कंपनी, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, और उपभोक्ता के बीच का संवाद होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए और ट्रैफिक होना चाहिए। इसमें सरकार का ही फायदा है। अब जो स्थिति बनी हुई है जहां ट्रस्ट डेफिसिट है कि उपभोक्ता कहता है भाई इलेक्शन आते हैं तो आप रोक देते हो, आप यूक्रेन में हो गया तो बढ़ गया, फिर तो ये इसका ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। कुल मिला के आम उपभोक्ता ये मानने को तैयारी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल डी कंट्रोल कमोडिटीज है, कि सरकार बाजार के हवाले हैं, सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, जबकि हकीकत यह है कानूनी रूप से वो बाजार के हवाले हैं। तो अब उपभोक्ता सोचता है नहीं सरकार सब कुछ करती है, तो इससे पर ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सरकार का हो रहा है और नुकसान आम उपभोक्ता का हो रहा है। मुझे लगता है देखते हुए कि जिस तरह का भविष्य दिख रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और बहुत ज्यादा राहत सरकारें दे नहीं पाएंगी, चाहे राजनीतिक राज्य की हो या केंद्र की हो। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सरकारें हट जाएं और सीधा संवाद उपभोक्ता और कंपनियों को करना है। जो कहना है कंपनियां बोले, कीमत बढ़ानी है कंपनी बढ़ाए, कीमत घटानी है कंपनी बढ़ाए। अगर जिससे उपभोक्ता को शिकायत हो तो कंपनी से हो, और कंपनी को कहे कि भाई क्यों नहीं सस्ता कर रहे हैं, बाजार में सस्ता हो गया, तो उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनके प्रश्न चिन्ह सब कंपनियों की तरफ जाने चाहिए। आज सब सरकार की तरफ जाते हैं और सरकार की इसमें बुद्धिमानी होगी। मेरी सलाह होगी सरकार को, आप लोग हट जाइए, क्योंकि आने वाले समय में कीमतें बढ़ने वाली है और आपके लिए समस्या बढ़ेगी, आपके लिए समस्या। इसलिए सरकार को इससे हट जाना चाहिए और ये सीधा सरकार को कहना चाहिए हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कंपनियां जाने, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो या और कोई कारण हो, सीधा सीधा होना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कीमतें बढ़ी तो भाई इंडियन ऑयल पे जाओ, भारत पेट्रोलियम पे जाओ, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे जाओ, या आप नयारा एनर्जी पे जाओ या रिलायंस पे जाओ, हमारे पास मत आओ, हमें कोई लेना देना नहीं। तो मुझे लगता है कि जी सर, आखिरी सवाल आपसे एक लेना चाहूँगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन ये सवाल तब भी आपसे लूँगा कि जिस हिसाब से अभी हमें खबरें आ रही हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का तो बहुत नुकसान हो रहा है, 36 दिन से दाम नहीं बढ़े, मतलब कि अब फिर से कभी ना कभी तो ये कंपनियां बढ़ाएंगी, मतलब अभी भी तेल के दाम और बढ़ने की उम्मीद है क्या? ये आंकड़ा जो है, ये जो पारा है, ये और बढ़ सकता है आगे? देखिए, जो कंपनियों ने, मैंने सुना है पिछले 24 घंटे में दावा किया हमको इतना घाटा हो रहा है, इतना घाटा हो रहा है। पहली बात तो मैं पूरे आंकड़े से सहमत नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता इतना घाटा हो रहा है। और अगर मान लिया हो भी रहा है तो किसको सुना रहे हैं? दोषी तो खुद ही है भाई। तो डी कंट्रोल्ड है, आप ठीक तरह मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार से संवाद ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपने व्यक्तिगत विचार में, कि अब केंद्र सरकार को एक्साइज को थोड़ा घटाना चाहिए
और राज्य सरकारों को भी केंद्र को कहना चाहिए अपने टैक्सेस घटाओ। मुझे लगता है आम उपभोक्ता ने काफी सह लिया। अब आम उपभोक्ता, और देखिए महंगाई कहां पहुंच रही है, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए एक्साइज को थोड़ा कम करिए। राज्य सरकारें चाहे किसी भी राज्य की अपने टैक्सेस को कम करें। आम आदमी को राहत देने के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है इसको राहत दीजिए। अच्छा अर्थशास्त्र होगा अगर एक्साइज घटा दो, अच्छा अर्थशास्त्र होगा अगर आप राज्य सरकारें अपने टैक्सेस घटाएं और कंपनियां अपने को एफिशिएंटली मैनेज करें और संवाद करें और अपने को एसर्ट करें कि ये कंट्रोल कमोडिटी है और ये हमारा हक है और हमारी नीति होनी चाहिए। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर पे हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आपसे एक ही सवाल ले पाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या कह रही हैं और इससे क्या माना जाए, क्योंकि दाम तो काफ़ी समय से बढ़ ही रहे थे, अभी पिछले 30-35 दिनों से नहीं बढ़ रहे थे, पर क्या अब ये माना जाए, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इस तरीके की बातें करी हैं कि अभी दाम और आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, ओएमसीज के लिए स्थिति ये है कि तकनीकी रूप से सरकार ये कहती है और कह भी रही है और आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा भी हो चुकी है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस डीरेगुलेटेड हैं। बट सवाल ये है कि अनसीन रेगुलेशन तो है, कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है, दबाव उनके ऊपर है। तीनों ही कंपनियां लिस्टेड हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर लीजिए, शेयर होल्डर्स के लिए भी उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे में ऐसे समय में जब ऑल टाइम हाई पे प्राइसेस हैं और ओएमसीज का घाटा भी बढ़ रहा है, तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? जब जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, जो हमारे सोर्स हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है कि आप कंपनीज को कुछ कुछ समय के बाद कह दें कि प्राइसेस में बढ़ोतरी रोक दो। तो ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है, लिहाजा बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी है। और वो बीच का रास्ता क्या होगा? मौजूदा परिदृश्य में राज्य सरकारें इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाई जाए। तो बीच का रास्ता क्या होगा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करनी पड़ेगी। राज्य सरकारों को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो वैट में कटौती करें। फिर यही फिलहाल त्वरित, जिसको हम कहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ, यही है कि तुरंत आप टैक्सेस में कमी करिए। अदरवाइज दूसरा कोई वे आउट नहीं है जिससे कि कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जाए। डीजल की जहां तक बात है, जो हमारी रिपोर्ट में आपने हमारे दर्शकों को दिखाया होगा, डीजल की कीमतें, डीजल पे जो लॉस है पर लीटर, वो 25 रुपए के करीब पहुंच गया है। हैरानी हो रही होगी कितना बड़ा गैप कैसे हो सकता है, पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 25 रुपए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एक्यूमुलेशन है, जो पहले से होता आया था, उसको ओएमसीज ने कंप्लीटली पास ऑन नहीं किया और डिमांड जो है डीजल की वो कम है पेट्रोल के मुकाबले, अभी भी ये प्री पेंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से भी ये घाटा बढ़ रहा है और इस वक्त सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती है कि ओएमसी डीजल में बढ़ोतरी करें, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीके का ऐसा सिचुएशन है इस वक्त कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है और इसमें सब कुछ अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो टैक्सेस में कटौती करे। फिलहाल यही एक उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दो चीज़ों की बात है, पहले तो दाम थोड़े कम हो, कैसे भी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आए कि क्या सरकार कंट्रोल कर रही है या ओएमसीज कंट्रोल कर रही है, वरना तो विश्वास नहीं बनेगा।